अगर उस रात कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता, ये बात साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता हमारी एजेंसियों को। ये सभी पाकिस्तान से आए थे, वहां से ट्रेन होकर आए हुए आईएसआई के आतंकी थे, क्योंकि सबने हाथ में ये बांध रखा था। आराम से कहा जा सकता था ये तो हिंदू आतंकवादी थे। कसाब जिंदा कैसे पकड़ा गया? अगर एक पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले को गाली नहीं दी होती ना, वो पकड़ा ना जाता। इन लोगों ने एक स्कोडा कार को विधान भवन के पास से जबरदस्ती कैप्चर किया। ड्राइविंग सीट पर इस्माइल नाम का आतंकी बैठा और उसके बगल में अजमल कसाब बैठा। अब ये दोनों मरीन ड्राइव से गिरगांव चौपाटी की तरफ आने लगे। गिरगांव चौपाटी पर डीबी मार्ग पुलिस थाने की टीम ने बैरिकेड्स लगा दिए। तब तक में उनको ये सामने से स्कोडा कार आती हुई दिखाई दी। ये जो इंस्पेक्टर थे, इनके पास इनकी सर्विस रिवॉल्वर थी और बाकी के पास में सिर्फ डंडे थे। और इस्माइल ने इस बीच में एक फायर कर दिया इन पुलिस वालों की तरफ अपने AK-47 से। जब इसने फायर किया तो भास्कर कदम नाम के जो इंस्पेक्टर थे, उन्होंने उसकी तरफ एक गोली मारी। उस वक्त इतना गुस्से में थे लोग। दूसरी तरफ तुकाराम ओमले जो थे, उन्होंने बाइक पर आए और उन्होंने कसाब को ऐसे जकड़ लिया। कसाब ने क्या किया कि उसने छुपा कर रखी हुई थी नीचे जो है, उससे फायर कर दिया। तो तुकाराम ओमले की पूरी बॉडी छलनी हो गई और वो गिर पड़े। हेमंत बावडनकर ने गोली मारी इस्माइल को और फिर उन्होंने रिवॉल्वर घुमा दी कसाब को गोली मारने के लिए और ट्रिगर दबाने ही जा रहे थे। तब तक में पता नहीं संजय गोयलकर को क्या सूझा, घायल हालत में भी उन्होंने बावधनकर को चिल्लाया मराठी में, ए बावध्या त्याला मारू नकोस, तो त्याला जिवंत पकडूया, तो एव्हिडन्स आहे, मारू नकोस त्याला। ठीक है, कल भी रहा तो कल भी बोल देना, क्योंकि यार आपने एक्सटेंसिवली 26/11 कवर किया है जी। उससे जुड़े आपके कुछ स्मरण, अगर कुछ स्मृतियां हों, और उसमें जो अफसर शहीद हुए उनमें से कुछ अफसर वो थे जो आपके करीबी थे। तीनों ही थे, मतलब ये जो तीन जो उस कामा हॉस्पिटल वाली गली में शहीद हुए, तो तीनों ही मेरे और ये दोस्त खबर थे। आप कब पहुंची जब तीनों शहीद हो गए? ये नहीं, देखिए 26/11 आतंकी हमला मुंबई शहर में हुआ है, ये खबर मैंने ही ब्रेक की थी। 26 नवंबर 2008 की रात को करीब 9:30 बजे ये खबर मेरे पास आई थी। हुआ ये था कि मैं मस्जिद बंदर, जहाँ पर तब मैं रहता था, और आप स्टार न्यूज़ में थे उस वक्त। स्टार न्यूज़ में था, वहाँ से मैं प्रेस क्लब जा रहा था अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए, मोहम्मद अली रोड के रास्ते। तो मैं टैक्सी में बैठा, वैसे ही मुझे मेरे एक इन्फॉर्मेंट का फ़ोन आया और वो एकदम चीख के उसने बोला, जीतू भाई यहाँ पर फायरिंग हो गई है, इधर कोलाबा के लियोपोल्ड कैफे में फायरिंग हो गई है, 2 लोग सबके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं और 50 राउंड से ज़्यादा फायरिंग हो गई है, 50 राउंड। तो मैंने 50 राउंड जब सुना, मतलब क्या बात कर रहे हो यार, 50 राउंड? कभी गैंगवॉर में इतनी ज़्यादा गोलियां तो नहीं चली हैं। एक बार दर्शकों के लिए बता दीजिए एक राउंड का क्या मायने हुआ है? एक गोली जो है ना, मतलब 50 राउंड, 50 गोलियां चली हैं, मतलब कि बड़ा वेपन है। बड़ा वेपन है। और अंडरवर्ल्ड में सिर्फ जो जे शूट आउट हुआ था उसमें 500 राउंड गोलियां चली थी 92 में, लेकिन उसके बाद जो भी गैंगवॉर में जो भी शूट आउट्स हुए, तो जिसको भी टारगेट करना होता तो 2-4 शॉट्स मारे और भाग गए शूटर वहां से। लेकिन 50 राउंड से मुझे लगा कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने टैक्सी वाले को कहा कि सीधे लियोपोल्ड कैफे चलो, मतलब रास्ते में वीटी पड़ता था प्रेस क्लब, मैंने बोला वहाँ के बदले लियोपोल्ड कैफे चलो। और मैंने ओबी वैन और जो नाइट रिपोर्टर था सचिन भिड़े, उसको मैंने सीधे वहीं पर पहुँचने का, वो भी नज़दीक में ही था, वो भी वहाँ पर। अब जब मैं लियोपोल्ड कैफे के पास में पहुँचा तो रीगल सिनेमा है वहाँ पर, उसके पहले वहीं से ट्रैफिक जैम हो गया था। तो मैंने टैक्सी वहीं छोड़ दी, उसको पैसा दिया और मैं पैदल दौड़ते दौड़ते लियोपोल्ड कैफे तक पहुंचा। देखा तो वहां पर हर तरफ लाशें पड़ी हुई थी और घायल लोग थे। उनको स्थानीय लोग उठा उठाकर जो भी गाड़ी मिल रही थी उसमें डालकर अस्पताल ले जा रहे थे। हर तरफ खून बिखरा था और जो एम्प्टीज होते हैं, शेल्स, हाँ शेल्स जो है, एम्प्टी शेल्स, वो वहां पर बड़ी मात्रा में पड़े हुए थे और वो बड़े वेपन के थे, मतलब वो पिस्टल वगैरह के नहीं थे। समझ में आ गया कि AK-47, 56 जैसे राइफलों का इस्तेमाल हुआ है, कैलेशनिकोव्स का इस्तेमाल हुआ है। पर तब तक फायरिंग खत्म हो चुकी थी। हाँ, वहां से हो चुके थे। मैंने चश्मदीदों की बाइट ली, में कैमरा आ गया था। उन्होंने बोला 2 लोग आए थे, उन्होंने फायरिंग की और ताज की तरफ गए। जब मैं तो मैं भी ताज की तरफ गया। जब मैं ताज की तरफ गया तो आप देखेंगे ताजमहल होटल के बाहर सिख दरबान वहां पर मोस्टली रहते हैं। तो जब मैं फ्रंट गेट से मैं एंट्री करने लगा तो पूरा सन्नाटा था, कोई था ही नहीं आदमी वहां पर। मैंने खुद ही दरवाजा ऐसे खोला, दरवाजा खोला, सामने रिसेप्शन था। सन्नाटा कि आपको दरवाजा खोलना? हाँ, कोई आदमी नहीं था वहां पर। मैंने दरवाजा से खोला ताज के मेन गेट का, जो गेटवे के सामने का जो गेट था, सामने रिसेप्शन था, रिसेप्शन खाली पड़ा हुआ था।
फिर मेरी नज़र ऐसे बाएं गई, बाईं तरफ कॉरिडोर है जो ओल्ड ताज का, दुकानें, हाँ बिल्कुल, जहाँ पे मसाला क्राफ्ट रेस्टोरेंट है। हाँ, तो रिसेप्शन से मिलने जैसे बाएं गई तो देखा लाइन में डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। आगे की तरफ 2-3, मुझे अभी भी याद है, सफ़ेद यूनिफॉर्म था उनके कर्मचारियों को, 2-3 उनके कर्मचारियों की डेड बॉडी आगे की तरफ पड़ी हुई थी, पूरे लाल रंग से लथपथ, और पीछे की तरफ कुछ फॉरेनर्स की डेड बॉडी पड़ी थी। उस पूरे कॉरिडोर में दोनों तरफ डेड बॉडीज थी। मैं तब तक में मुझे फोन आया कि सीएसटी पर भी फायरिंग हो गई है, ओबराय होटल में भी फायरिंग हो गई है, ऐसे। तो मैं समझ गया कि दिस इज ए टेररिस्ट अटैक, दिस इज नॉट अ गैंग वॉर, और मैंने वो खबर ब्रेक कर दी सीधा। तो दिस इज हाउ आई ब्रोक दैट स्टोरी कि ये 26/11 का आतंकी हमला मुंबई शहर में हुआ। आप क्या कसाब का से आमना सामना? हाँ, कसाब से मेरा मतलब मैंने वो ट्रायल कवर किया, तो कसाब को तो मैंने कई बार देखा जो है कोर्ट में ट्रायल के दौरान, लेकिन उस रात को नहीं हुआ कसाब के साथ आमना सामना। जब कसाब पकड़ा गया और कसाब को जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, उसके खिलाफ जब ट्रायल चला, तो उस दौरान कसाब को जो है मैंने देखा जो है। जब वो पकड़ा गया वो खबर आई थी आपके पास? वो खबर मेरे कॉलीग उमेश कुमावत ने ब्रेक की थी, वो पहुंच गया था जिस वक्त, जैसे ही वो पकड़ा गया ना, तो उमेश कुमावत भी कवरेज पे था, उसके पास खबर आई, और उमेश वहां पर गिरगांव चौपाटी जहां पर एनकाउंटर हुआ था वहां पर पहुंच गया। उससे जुड़ी एक कहानी है, कसाब जिंदा कैसे पकड़ा गया। एक गाली, अगर एक पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले को गाली नहीं दी होती ना, तो वो पकड़ा ना जाता। हुआ ये कि इन लोगों ने एक स्कोडा कार को विधान भवन के पास से उठाया, हाँ, जबरदस्ती कैप्चर किया। अंधेरी में एक होटेलियर है, अंधेरी ईस्ट में, उसकी वो कार थी, उसको गन पॉइंट पे उसको खाली कराया, और मारा नहीं उसको बिल्कुल, और ड्राइविंग सीट पर इस्माइल नाम का आतंकी बैठा, और उसके बगल में अजमल कसाब बैठा, और ये लोग जो है मरीन ड्राइव की तरफ जाने लगे। इस बीच में कंट्रोल रूम से पूरे शहर में मैसेज पहुंच गया था कि इन्होंने पुलिस की एक कॉलेज को हाईजैक किया था और विधान भवन की तरफ गए। विधान भवन के आने के बाद इनके टायर पंक्चर हो गया कॉलेज का, तो फिर इन्होंने स्कोडा को हाईजैक किया। अब ये दोनों मरीन ड्राइव से गिरगांव चौपाटी की तरफ आने लगे। गिरगांव चौपाटी पर डीबी मार्ग पुलिस थाने की टीम ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं, और वहां पर कोई वाहन नहीं आ रहा था। तब तक में उनको ये सामने से स्कोडा कार आती हुई दिखाई दी, तो इन्होंने उसको रुकाया। वहां पर हेमंत बावधनकर नाम के इंस्पेक्टर थे, संजय गोयलकर नाम के एक इंस्पेक्टर थे, भास्कर कदम नाम के एक इंस्पेक्टर थे, और कुछ कांस्टेबल्स थे, और एक वहाँ के सीनियर पीआई थे, नागनाथ या उनका कुछ इसका सरनेम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो थे वहाँ पर। ऐसे कुछ 7-8 पुलिस वालों की टीम थी। उनके पास सिर्फ ये जो इंस्पेक्टर थे, इनके पास इनकी सर्विस रिवॉल्वर थी, और बाकी के पास में सिर्फ डंडे थे। तो जब इनको रुकाया तो इनको कंफ्यूज करने के लिए इस्माइल ने क्या किया, फुल लाइट ऑन कर दी, और वाइपर जो है चलाने लग गया, उससे पानी छोड़ दिया जो है, और तुरंत यूटर्न लेने की कोशिश करने लगा। और इस्माइल ने इस बीच में एक फायर कर दिया इन पुलिस वालों की तरफ अपने AK-47 से। जब इसने फायर किया तो भास्कर कदम नाम के जो इंस्पेक्टर थे, उन्होंने उसकी तरफ एक गोली मारी। वो गोली मारने के बाद तुरंत हेमंत बावधनकर नाम के एक दूसरे इंस्पेक्टर जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने पीछे की तरफ से, पीछे वाली जो खिड़की थी वहां से निशाना लगा, और यहां से इस्माइल को गोली मारी। 3 गोलियां मारी, यहां से मारी, उसकी आंख के पास से निकली। उस वक्त इतना गुस्से में थे लोग। दूसरी तरफ तुकाराम ओमले जो थे, उन्होंने बाइक पर आए और उन्होंने कसाब को ऐसे जकड़ लिया। यहां पे दाहिनी तरफ ये फायरिंग चल रही थी, इस्माइल के ऊपर गोली चल रही थी। दूसरी तरफ तुकाराम ओमले ने, जो बगल में बैठा हुआ था कसाब, उसको पकड़ लिया, और कसाब ने क्या किया कि उसने छुपा कर रखी हुई थी नीचे जो है, उससे फायर कर दिया। तो तुकाराम ओमले की पूरी बॉडी छलनी हो गई और वो गिर पड़े। और एक गोली उस साइड में, कसाब वाली साइड में इंस्पेक्टर संजय गोयलकर थे, उनको भी घिस के गई। वो भी गिरे गोली लगने के बाद, लेकिन वो उठे। जब वो उठे तो देखते हैं कि दाहिनी तरफ हेमंत बावधनकर ने गोली मारी इस्माइल को, और फिर उन्होंने रिवॉल्वर घुमा दी कसाब को गोली मारने के लिए, और ट्रिगर दबाने ही जा रहे थे। तब तक में पता नहीं संजय गोयलकर को क्या सूझा, घायल हालत में भी उन्होंने बावधनकर को चिल्लाया मराठी में, ए बावध्या, त्याला मारू नकोस, तो त्याला जिवंत पकडूया, तो एव्हिडन्स आहे, मारू नकोस त्याला। मतलब कि बावध्या, प्यार से बावध्या बोल,
बाउधनकर को, उसको मारो मत, उसको जिंदा पकड़ो, एविडेंस है वो। और फिर बाउधनकर ने गोली नहीं मारी और फिर डंडों से कांस्टेबलों ने पिटाई विटाई करनी शुरू कर दी, कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया। अगर उस रात कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो ये बात साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता हमारी एजेंसियों की। ये सभी पाकिस्तान से आए थे, ये सभी वहां से ट्रेन होकर आए हुए आईएसआई के आतंकी थे, क्योंकि सबने हाथ में ये बांध रखा था। आराम से कहा जा सकता था ये तो हिंदू आतंकवादी थे या आतंकवादी नहीं किसी और संगठन से जुड़े हुए थे और ये सब कर रहे थे। उन्होंने अपने आई कार्ड्स भी जो है हिंदू नामों के बनवा रखे थे। वो कसाब जिंदा पकड़ा गया, और जिंदा पकड़ा गया क्योंकि इसने गाली दी अपने साथी को। What presence of mind? ऐसी, जबकि उसको खुद गोली लगी हुई है। और ये कितने बड़े हीरो हैं ये भाई, इनकी वजह से डिप्लोमेटिकली भी हमने कितनी जीत हासिल की। बिल्कुल। और कसाब ने उसी रात, आपने वो वीडियो देखा होगा कि कसाब बेड पे पड़े हुए वो पूरा कुछ कहानी सुना रहा है, नरेट कर रहा है कि कैसे क्या हुआ था। उसी रात उसने पूरी कहानी जो है सुना दी, और उसकी वजह से ये भी आसान हो गया कि बाकी के जो सर्वेलेंस वगैरह करना था या बाकी की जानकारी जुटानी थी वो सब भी पॉसिबल हो पाया। अगर कसाब भी उसी रात मर जाता। इतना सारा कुछ जीवन में होता है, इतना कुछ देखते हैं आसपास, अफेक्ट नहीं करता। अगर मैं इस पर्टिकुलर घटना की बात करूं, मैं आपको एक इससे जुड़ी छोटी सी चीज बताता हूँ। मैं 3 साल तक ताज होटल के आसपास नहीं जा पाया, मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं एक बार गया था और मुझे वो विजुअल देख के मतलब रोना निकल गया कि ये वही जगह है जहाँ पर इतने सारे लोग मरे थे और ये हमारी हार का प्रतीक हो गया। आपने तो देखा। विजय जी, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब आई थिंक मेरे पूरे पत्रकारिता के करियर में जो है ना, सबसे दुखद अगर मैंने कोई घटना कवर की तो 26/11 का हमला था। और इस हमले से जुड़ी एक याद है जो हमेशा कचोटती है और जिसको मैं याद करता हूं तो आज भी दुखी हो जाता हूं और सिहर उठता हूं। जब वो हमला शुरू हुआ, जब मैंने आपको ये इंसिडेंट बताया कि जब मैं ताज के रिसेप्शन के अंदर घुसा और फिर वहाँ से हमने शॉट्स लिए और मैं, हमारे पास में ओबी वैन पार्क की थी, वो मैंने वहाँ से फीड किया। उसके थोड़ी देर के बाद में देखता हूँ कि होटल के अंदर से गोली चलने की आवाज़ आ रही है और होटल के खिड़कियों से एक महिला और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे वो चीख रहे हैं। मैं नीचे हूँ, ऊपर 6th फ्लोर पे, मैं नीचे से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। 6th फ्लोर से आवाज आ रही है, बचाइए बचाइए, प्लीज सेव अस, हेल्प अस, प्लीज सेव अस, बचाओ बचाओ, प्लीज सेव अस। छोटे छोटे बच्चे और वो महिला चिल्ला रही थी, उनकी चीखें आ रही थी, लेकिन कोई अंदर नहीं घुस सकता था क्योंकि अंदर लगातार शॉट्स की आवाज आ रही थी, गोलियां चलने की आवाज आ रही थी। कोई अंदर जाने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर के बाद उसी 6वें फ्लोर से आग की लपटें दिखाई देती हैं, धुआं निकलना शुरू हो जाता है। वो विजुअल्स अभी भी स्टार न्यूज की लाइब्रेरी में होंगे। धुआं धुआं धुआं, आग की लपटें हैं। वो आवाज आनी थोड़ी देर में बंद हो जाती है। 3 दिन के बाद, यानी कि 29 नवंबर की सुबह 8:30 बजे जब वो हमला खत्म होता है, जब आखिरी आतंकी मारा जाता है एनएसजी के द्वारा, उसके बाद जब एक एक कमरे को चेक किया जाता है तो उस कमरे से इस महिला और उन दोनों बच्चों की लाश मिलती है। और ये लोग जल के नहीं मरे होते हैं, इन लोगों ने अपने आप को एक बाथरूम में बंद कर लिया होता है और दम घुटने से मर गए होते हैं। और पता है ये लोग कौन होते हैं? उस होटल के जनरल मैनेजर करमबीर कांग की पत्नी और 2 बच्चे होते हैं। करमबीर कांग बाहर बाकी सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस में और बाकी चीज़ों में लगे होते हैं। वो अपनी फैमिली के साथ उसी कमरे में रह रहे थे, वहीं पर उन्होंने अपना घर बनाया हुआ था। ये उनकी वाइफ और उनके बच्चे होते हैं जो उस हमले में इस तरह से मारे जाते हैं। आज भी वो चीखें, वो गूंज आज भी मेरे कान में जिंदा है। और दूसरा कि मैं लगातार जो वहां पर कंटिन्यूस मैंने जो कवरेज किया था 59 घंटों तक, जिसमें मैंने किताब भी लिखी, हर रह रहकर गोलियां चलने की जो तड़तड़ाहट थी ना, तड़ जो आतंकी चलाते थे या एनएसजी के कमांडोज चलाते थे, फिर बीच बीच में हथगोले फेंकने पे धमाके की आवाज आती थी,
आएगा साला। करीब 1 महीने तक मैं सो नहीं पाया ठीक से। चल ना अनुष्का भी बोल। मैं जब भी सोता था ना, यही सारी आवाजें गूंजती थी। मैं रात को 2 बजे 3 बजे जग जाता था, ये सब आवाजें आती थी कान में। ये महीने भर तक चला, धीरे धीरे वो कम हो गया और खत्म हो गया। लेकिन हमले के बाद कम से कम महीने भर तक वो ट्रॉमा कहीं ना कहीं मेरे अनकॉन्शियस माइंड में था, वो तो रोज फोन जो मुझे सोने नहीं देता था।